सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। यह वीडियो सीटेट रिपीटेड के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसी वीडियो से आपको 30 के 30 प्रश्न मिलेंगे। तो आओ हम इकोसिस्टम को आज देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। समान रूप से जीवन मंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसके बाद बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। इसके मुख्य बिंदु आपको इस तरह से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संरचित एवं संगठित है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। नंबर 5 है जैविक विविधता, परस्पर निर्भरता, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और गति संतुलन है। तो प्यारे साथियों, आपको बताया गया इसमें जो मुख्य बिंदु था। जैसे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टांसले 1935 में किया। इसके बाद जो हमारे मुख्य विशेषताएं थी इसको बताया गया। इसके बाद आओ आगे देखते हैं प्यारे साथियों। यह पर्यावरण वीडियो का पार्ट 2 चल रहा है जो आपके टेट सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें आ जाइए, हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित नियम। इसमें अजैविक व जैविक दोनों घटक होते हैं। नंबर 2 है संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। नंबर 3, एक रूपतावाद का नियम। एक रूपतावाद का नियम हमारा है भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही है जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे। कहने का मतलब यह जो पारिस्थितिकी तंत्र की बात किया जाए बहुत साल पहले से चला आ रहा है, वो आज भी है और आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। जो वर्तमान में है अंतर केवल उसके परिणाम तीव्रता, आवृत्ति या दर का होता है। और नंबर 4, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम 10% का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बात किया जाए रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 10% का नियम करके क्वेश्चन रहेगा, उसमें पूछेगा इसको किसने दिया, तो आप कहोगे रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इसमें क्या होता है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण बिंदु आ गया घास का मैदान। हमारे क्या है घास के मैदान। इसमें स्थान दिया है जहाँ घास कौन से पाई जाती है, कौन सी उगती है, और घास के मैदान का नाम मतलब जो घास के मैदान है उसका एक नाम निर्धारित है, वो दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में आपका पेरी है, यूरेशिया में स्टेपिज, अफ्रीका में सावना, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कटरबरी, हंगरी में पुसिस्टाल, ब्राज़ील में कंपोस। तो इस तरह के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं घास के मैदान। इसमें से एक आपका टेट सीटेट सभी में पूछा जाता है। इसी आपके पेज से 2 नंबर कंफर्म है टेट में भी सीटेट में भी। तो कई बार वीडियो को ध्यान से देखें साथियों। पर्यावरण हमारे जीवन से संबंधित है। इसमें सभी लोग पर्यावरण के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन जो विषय है उसमें आपको कैसे क्या होता है उसके बारे में सीखना है, सिद्धांत सीखना है, नियम सीखना है, तो क्या समितियां थी उसके बारे में जानना है।
भारतीय माइक्रो समिति के बारे में अगर देखते हैं तो 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों। सरकार ने 1976 में ही भारतीय माइक्रो समिति का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य माइक्रो के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार को सलाह देना था। इसमें 15 क्षेत्रों का संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया था। इस संस्था द्वारा मंगल वन नाम से एक सूचना पत्र भी प्रकाशित किया गया। क्या नाम है? मंगल वन नाम से एक सूचना पत्र प्रकाशित किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है। UNDP UNESCO द्वारा माइक्रो संरक्षण का जागरूकता के लिए विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है साथियों। माइक्रो वनों का सर्वप्रथम उद्गमन भारत के मलय क्षेत्र में हुआ। माइक्रो वनों का बात किया जाएगा सर्वप्रथम तो उद्गम कहाँ हुआ? भारत के मलय, आपका भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक माइक्रो प्रजातियाँ पाई जाती है। तो माइक्रो प्रजातियाँ की बात किया जाएगा तो अपने भारत में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मलय क्षेत्र में। भारत में चिन्हित माइक्रो समिति में स्थलों की सूची है। राज्य और संघ जिसमें पाए जाते हैं उसके बारे में। कच्छ वनस्पतियाँ इधर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में कोरिंग, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा। तमिलनाडु में आपका है पिचवरम, मिथुपेट, रामनद, पुलिकट, काजुवेली, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात किया जाए भीतर कनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, चिल्का, देवी कोंडा। कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र। तो इस प्रकार आपको जो भी कच्छ संबंधित या माइक्रो संबंधित मुख्य बिंदु थे उसको बताया गया। ये सब अति महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आ रहा हो, लेकिन यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा है केरल। केरल में है वेमनाड कन्नूर, कर्नाटक में है कुंडापुर कारवाल, मंगलोर वन प्रभाग। महाराष्ट्र में बात किया जाए तो अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़ विजय, वलदूर, कुडालिका, रेवदानांदा। गुजरात अति महत्वपूर्ण है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी स्थित है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर मुख्य बिंदु आपको इस प्रकार दिया गया है। इसमें है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र नदी का उदाहरण है। तो लोटिक पारिस्थितिकी किसका उदाहरण है? नदी का उदाहरण है। पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। पोषक स्तर की बात किया जाए तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी की बात किया जाए तो नंबर 1 पे महासागर, दूसरे पे आपको समुद्र है। इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा जाए आप उस हिसाब से टिक लगा सकते हैं। नंबर 5 आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा दिया गया है। चिल्का झील को भी दिया गया है। नंबर 2 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी दिया गया है। लोटक झील को भी दिया गया है, बुलर झील को। ये आपको चारों को क्या दिया गया है? आर्द्र क्षेत्र में रामसर का दर्जा दिया गया है। नंबर 6 है वेलट द्वार पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नंबर 7 है जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य उत्पादक करता है। तो जो जैविक अजैविक के बीच किसका बिचौलिया काम करता है? उत्पादक करता है। वही एक समायोजन दोनों में बनाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कीटनाशक नहीं है, जबकि मूत्र, मल, घरेलू अपशिष्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट था साथियों। इसको आप विशेष रूप से इस वीडियो को देखकर ही अन्य कोई वीडियो इम्पॉर्टेंट देखिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। वैसे भी हमारी वीडियो देखने के बाद आपको पर्यावरण से संबंधित कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर टेट सीटेट के सभी विषय के वीडियो संपूर्ण जानकारी के साथ लोड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता की। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। इसको एक बार और समझते हैं आसानी से। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है हमारा प्रथम, प्राथमिक उत्पादक को सुलभ होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पर। दूसरा है हरे पौधे द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्षमता पर। ये दो बिंदु महत्वपूर्ण है आपका पारिस्थितिकीय उत्पादकता के लिए। इसके बाद बात किया जाए प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में किया जाता है। नंबर 1 है सकल प्राथमिक उत्पादन, दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। तो साथियों हम इसको विशेष ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। पोषण स्तर में श्वसन द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। मात्रक इसका है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति दिन। इसके बाद एनपीपी की बात किया जाए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन की, तो सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा। कहने का मतलब यह है साथियों, सकल में से आपको श्वसन में जो नष्ट होगी ऊर्जा उसको घटा देंगे तो आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन आ जाएगा। इस पर पोषण स्तर की बात किया जाए, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सब पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखें। अगर एक बार में ना समझ आए साथियों तो वीडियो कई बार देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों जैसे शाकाहारी से दूसरे वर्ग के जीवों जैसे मांसाहारी में स्थानांतरण होता है तो उसे पोषण कहते हैं। आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। नंबर 1 है हरे पेड़ पौधे, इसको उत्पादक कहते हैं। दूसरा है शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। इसके बाद मांसाहारी आते हैं, इसमें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। शेष मांस भक्षी को आप तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। इसको इस तरह भी व्यवस्थित किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पोषक स्तर बात किया गया, चारागाह व्योम, तालाब व्योम, मतलब ये स्थल की बात किया जा रहा है, ये तालाब की बात किया जा रहा है। सागर में किस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता काम करते हैं, जैविक में समायोजन बनाते हैं, उसके बारे में है। उत्पादक होगा आपका स्थल पर घास। इसके बाद बात किया जाए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, घास को टिड्डी खाएगा, हो गया उपभोक्ता टिड्डी। द्वितीय उपभोक्ता टिड्डी को चूहा खा लेती है, या टिड्डी के बाद हमारा दूसरे उपभोक्ता हो जाएगा चूहा। तृतीय उपभोक्ता की बात किया जाए चूहा के बाद सांप, चूहा को सांप खाता है, भोजन बनाता है। इसके बाद चतुर्थ उपभोक्ता की बात किया जाए सांप से हमें बाज, तो बाज हमारा चतुर्भुज शीर्ष उपभोक्ता है। तो इसी प्रकार हमारा तालाब में भी दिया गया है, इसको भी आसानी देख लिए, समुद्र में दिया गया है, इसको एक बार आप आसानी से देख लेंगे जिससे कि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT यह एक विषैला प्रदूषक है जो मृदा और जल में लंबे समय तक रहता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है साथियों। यह मानव में कैंसर व टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारक है। इसके बाद है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB, रासायनिक रूप में अस्थायी यौगिक, इसलिए तीव्र गति से इसका जीव से संरक्षण होता है। इसका उपयोग पेट, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। ये भी पूछा जाता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB किसमें होता है, पेंट, प्लास्टिक आदि इस तरह के चीज़ों के निर्माण में किया जाता है।
अति महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें इस पर टॉपिक पारिस्थितिकीय पिरामिड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, ज्वाभार या ऊर्जा की मात्रा को दर्शाने वाला एक चित्रमय निरूपण है। यह ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है जो आधार पर उत्पादकों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ते पोषण स्तरों उपभोक्ता तक जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा, इसको बहुत ध्यान दीजिए, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और ज्वाभार आबलिक बायोमास, ज्वाभार आबलिक बायोमास एक ही है तथा संख्या पिरामिड सीधे या उल्टे हो सकते हैं। कहने मतलब ये उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। पिरामिड की बात किया जाए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संख्या पिरामिड। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखते हैं। प्रत्येक स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। नंबर 1 है सीधा संख्या पिरामिड। कहने का मतलब यह है किस कंडीशन पे संख्या पिरामिड सीधा रहता है उसको अब चर्चा करते हैं। जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी, जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती है इसमें सीधा वाले में। आधार पर अधिक चौड़ा तथा शीर्ष नुकीला होता है। घास के मैदान व तालाब इस प्रकार सीधा पिरामिड देखा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तालाब किस प्रकार का पिरामिड है, अगर ऑप्शन मिलेगा सीधा संख्या पिरामिड तो आपका सीधा संख्या पिरामिड हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो तालाब होता है इसमें सबसे नीचे कम होते हैं, संख्या पिरामिड है इसमें अधिक होते हैं। नीचे आप इस तरह कंडीशन होगा, फिर इसके बाद और ऊपर जाएंगे, इस तरह लास्ट में सबसे ऊपर और एक हो जाएगा। तालाब में नीचे होते सबसे अधिक, फिर और अधिक, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह लास्ट में सबसे कम हो जाता है। इसी तरह घास के स्थल पे बात किया जाए, पहले घास होते हैं, फिर उसके बाद घास को खाने वाले कुछ और कम हो जाते हैं, उसके ऊपर उसको भोजन करने वाले और कम हो जाते हैं, शेष में 1 या 2 बचते हैं। तो ये आपका सीधा पिरामिड हो गया। अगर घास, सीधी सी बात आप जानिए, घास स्थल की बात किया जाएगा संख्या पिरामिड में तो कैसे बनेगा, सीधा। संख्या पिरामिड में अगर तालाब की स्थिति पूछी जाए तो कैसे पिरामिड बनेगा, सीधा। घास स्थल में अगर बात किया जाए पिरामिड के तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 है उल्टा संख्या पिरामिड। कहने मतलब पिरामिड कब उल्टा बनता है उसके बारे में देखेंगे। पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। कहने मतलब नीचे कम होगा, ऊपर जाते जाते संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पिरामिडों वनों में पाया जाता है। आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अधिक चौड़ा होता है। अगर पूछा जाएगा वन किस प्रकार का संख्या पिरामिड है तो ये हो जाएगा उल्टा। इसमें वन आते हैं, वन का पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा। वन को हम पहले देखो पेड़, इसके बाद फिर आपका क्या होता है कि इसके बाद वो कुछ पक्षी अच्छे हैं, फिर उसमें पक्षियों के कीड़े उड़े, उसके बाद और बड़े बड़े, इस तरह से इसमें आपका अगर वन की पूछा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, उल्टा संख्या पिरामिड बनता है वन के लिए। इस बार दूसरा हमारा बायोमास पिरामिड या जीवभार पिरामिड। इसमें नंबर 1 है जीवों के सफल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन। बायोमास को ग्राम प्रति मीटर में मापा जाता है। इसमें सीधा बायोमास पिरामिड, कहने मतलब सीधा पिरामिड होने की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य है स्थल की बात किया जाएगा तो बायोमास पिरामिड सीधा बनेगा। नंबर 1 बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादक से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषक स्तर होता है। या आप स्थल का आके देख सकते हैं। ये भी अगर यही स्थल की बात आपका किया जाएगा, स्थल इसमें है, बायोमास में बात किया जाएगा तो आपका सीधा पिरामिड बनेगा। इसको साथियों आप रट लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन पक्का आता है, स्टेट और सीट दोनों में आता है पिरामिड से। तो आपको जो हम पिरामिड चित्र बनाए हैं, जैसे लिखे हैं, उसको सिर्फ ये समझिए कि स्थल अगर बायोमास में पूछा जाता है, आप इसको अगर समझ के देखेंगे तो यहाँ देखिए ज़्यादा है, फिर कम, फिर और कम, लास्ट में सबसे कम, शेष में हो जाता है। ये जीवभार का है। तो साथियों आपका स्थल पिरामिड में क्या होता है, सीधा बायोमास पिरामिड बनता है।
इसके बाद उल्टा बायोमास पिरामिड की बात किया जाए साथियों, तो नंबर 1 है हमारा जलीय बायोमास पिरामिड उल्टे हो सकता है। नंबर 2 जलीय प्राकृतिक तंत्र उत्पादन सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। पिरामिड का आधार छोटा तथा शीर्ष बड़ा होता है। इसमें आपका जलीय परितंत्र की बात किया जाएगा तो बायोमास में क्या बनेगा, जल की बात किया जाएगा तो उल्टा क्या बनेगा, उल्टा ज्वार बनेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हमारा तीसरा आता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड बहुत ऊष्मागतिकीय नियमों का पालन करता है। एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्या होगा, सीधा होगा। ऊर्जा पिरामिड की बात किया जाएगा तो सदैव सीधा होता है। पूछा जाता है कि इसका पिरामिड सदैव सीधा होता है तो ऊर्जा पिरामिड का सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है ऊर्जा पिरामिड कैसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा यह वीडियो पर्यावरण के लिए बेस है, पर्यावरण की बेसिक जानकारी दिया जा रहा है, उसके साथ आपको इम्पोर्टेंट बिंदु भी बताया जा रहा है जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी के साथ आसानी से परीक्षा भी क्वालिफाई हो सके। इसको पढ़ने के बाद आपको पर्यावरण की पूर्ण जानकारी हो जाएगी प्यारे साथियों। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।